भारत की पहली शिक्षिका, ममता की देवी माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जा सकता है। फुले दंपति ने पूरी जिंदगी भारतीय समाज में मौजूद जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद के खिलाफ कार्य किया। उन्होंने अपने अनुभवों से ही अपने जीवन दर्शन का निर्माण किया। जब सामाजिक तौर पर छोटी कही जाने वाली जातियों के लोगों को सड़क जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी चलने का अधिकार नहीं था, सड़कों पे भी चलने का अधिकार नहीं था, ज्ञान, सत्ता और संपत्ति से वंचित, शूद्र और फिर अति शूद्र, आज के समय का शब्द कहे तो दलित और अति दलित की स्थिति गुलामों से भी बदतर थी। तब फुले दंपति ने शूद्र एवं अति शूद्रों से मानव अधिकारों की चेतना पैदा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सावित्रीबाई फुले के योगदान बिना यह काम असंभव था। फुलवंताबाई झोड़गे ने सावित्रीबाई फुले के योगदान को रेखांकित करते हुए लिखा है कि अपने देश की महिलाओं में सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षित स्त्री, पहली अध्यापिका और स्त्रियों की पहली नेता थी। छुआछूत की प्रथा का प्रखर विरोध करने वाली पहली सामाजिक कार्यकर्ता थी। ज्योतिबा फुले के कार्य पर उसको अटूट विश्वास था। जन्म, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के नया गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी पाटिल था और माताजी का नाम लक्ष्मी था। सावित्री के 3 भाई थे, जिनमें से सावित्री सबसे बड़ी थी। तो महाशख्सियतों का मिलन। सन 1840 में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। उस समय सावित्री की आयु मात्र 9 वर्ष और ज्योतिबा की आयु मात्र 13 वर्ष थी। तदुपरांत फुले दंपति सामाजिक सरोकारों में के कार्य में संलिप्त हो गए, जिसमें दोनों की सहभागिता, सूझबूझ, एक दूसरे की दूरदृष्टि पर भरोसा एवं आपसी तालमेल के दौर के दंपतियों के आज के दौर के दंपतियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें फुले दंपति से यह सीख लेने की आवश्यकता है कि पति पत्नी के संबंधों में बराबरी, औरत मर्द के संबंधों में बराबरी सामाजिक संबंधों में भी बराबरी की बुनियाद है। अगर सामाजिक संबंधों में वास्तव में बराबरी लानी है तो पहली शर्त है कि औरत और मर्द के बीच में बराबरी हो। ज्योतिबा फुले ने अपने खेत की मिट्टी पर पेड़ की टहनी की बेढंगी सी कलम से सुगुणाबाई और सावित्रीबाई को अक्षर ज्ञान आरंभ करवाकर उनके सक्षम बनने तक जारी रखा, जब तक कि उन्होंने मिसेज मिठेर द्वारा स्थापित संस्था नॉर्मल स्कूल तथा अहमदनगर स्थित श्रीमती फरार के संस्थान में शिक्षण का प्रशिक्षण नहीं ले लिया। आप देखिए, 9 साल की उम्र में शादी होती है, वो बिल्कुल अनपढ़ है। फिर वो शिक्षिका कैसे बन गई? शिक्षिका तब बनी जब उसके पति ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाना शुरू किया। पहले उनको पढ़ाया लंबे समय तक, वो भी छिप छिप के, उसके माँ बाप की मौजूदगी में नहीं। उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो पढ़े और ये औरत को पढ़ाए, वो स्वीकार नहीं था उसके माँ बाप को, लेकिन उसने छिप छिप कर उसको पढ़ाया और इस लायक बनाया कि वो दूसरों को पढ़ा सके। पहली महिला शिक्षिका सन 1848 में, 40 में शादी होती है, 1848 में ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले ने पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। देखिए, 31 में जन्म होता है और 48 में स्कूल खोलते हैं। मात्र 17 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है। और उसके पति की 21 साल की उम्र में, 21 साल का बच्चा ये सोचता है कि उसने समाज के लिए कुछ करना, स्कूल खोलते हैं। अपने में तो 21 साल के बच्चे हैं, अभी तो उसको ये मालूम नहीं है कि जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे बनाया किसने, जिसमें सावित्री को महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस स्कूल में केवल 6 लड़कियों ने प्रवेश लिया था। लड़कियों एवं अछूतों के लिए शिक्षा के काम का रूढ़िवादी समाज ने कड़ा विरोध किया। सावित्री जब घर से स्कूल के लिए निकलती तो उन पर रूढ़िवादियों द्वारा गोबर और पत्थर फेंका जाता था,
जिससे उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, वह अपने साथ अलग साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल में बदल लेती थी। उनसे यह कहती, मेरे भाइयों, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप मुझ पर पत्थर नहीं फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारी इस करतूत से मुझे यही सबक मिलता है कि मैं निरंतर अपनी बहनों की सेवा में लगी रहूं और ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। इसी क्रम में ज्योतिबा व सावित्री फुले ने 18 स्कूल खोले। उन दोनों ने कुल मिलाकर के 18 स्कूल खोले। सावित्री बाई की सहयोगी सावित्री के इस काम को एक मुस्लिम महिला ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिसका नाम फातिमा शेख था। 19वीं सदी की पहली मुस्लिम महिला अध्यापिका फातिमा शेख ही है। वह ज्योतिराव के मित्र उस्मान शेख की बहन थी। जब ज्योतिराव को उनके पिता ने रूढ़िवादी और जातिवादी लोगों के दबाव में आकर घर से निकाल दिया था, तो उस्मान शेख ने ही उनको अपने घर में आश्रय दिया था। वे प्रगतिशील विचारों के थे। जब ज्योतिबा फुले मात्र 9 महीने के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था। तब सत्य स्वरूप सुगना बाई, जो फुले की मौसी की लड़की थी, ने उनका पालन पोषण किया और उनके हर काम में सहयोग किया था। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह सबसे इम्पोर्टेंट काम, स्कूल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था जो उन्होंने किया, इसलिए उनको शहीद का दर्जा मिला। हम देना चाह रहे हैं। सन 1863 में सावित्री बाई और ज्योतिबा ने शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू करके क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने उस समय, क्योंकि उस समय बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे, विभिन्न कारणों से पति की मृत्यु होने के चलते बाल विधवाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। उनके साथ यौन शोषण होता था और यौन शोषण के कारण अक्सर वो गर्भवती हो जाती थी। ऐसे में सामाजिक सम्मान को बचाने के लिए गर्भ गिराने के प्रयास किए जाते थे, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता था। कई विधवा औरतें आत्महत्या कर लेती थी, नवजात शिशु की हत्या कर दी जाती थी, महिलाओं की भी हत्या कर दी जाती थी और कईयों को घर से खदेड़कर बाहर निकाल दिया जाता था। वाराणसी इसका उदाहरण है कि वाराणसी में सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं आज भी मौजूद हैं। ये उसी दौर की चली हुई प्रथाएं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती महिलाओं के साथ की। ये महिलाएं उच्च जाति की होती थी, क्योंकि शूद्रों और अति शूद्रों में विधवाओं का दोबारा विवाह कर दिया जाता था। इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की सूचना हेतु ऊना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और कहा गया, हे विधवाओं, यहाँ अनाम रहकर बिना किसी बाधा के अपना बच्चा पैदा कीजिए। अपना बच्चा साथ ले जाएं या यहाँ रखें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर रहेगा। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को ज्योतिबा फुले और सावित्री ने गोद लेकर उनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उसे डॉक्टर बनाया। अकाल पीड़ितों के लिए रसोई। 1857 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखों मर रहे थे। चारे के भाव में लोग अपने पशुओं को भगा रहे थे और अपने घरों को छोड़कर शहरों में आ रहे थे। सत्य शोधक समाज ने बाल आश्रम की स्थापना की, जिसमें हजारों लोग खाना खाते थे। सावित्री बाई ने लिखा कि आपदा में भी साहूकार लोग हालात का फायदा उठा रहे हैं और अनाज की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही वर्तमान में भी जारी है, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि कोरोना काल में तमाम जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ी, जो आज भी जारी है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को जूनागंज में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद 1896 में सावित्री बाई फुले इस समाज की अध्यक्ष चुनी गई थी। पति को मुखाग्नि, जो भी बहुत बड़ा मामला है। सन 1887 में ज्योतिबा को अतरंग हो गया। अपने अंतिम 3 वर्ष उन्होंने बिस्तर पर गुजारे। 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया। वसीयत में उत्तराधिकार के समस्त अधिकार यशवंत को दिए गए थे। जो वो गोद लिया बच्चा था, उसका नाम यशवंत था। परंपरा अनुसार जो व्यक्ति अंतिम यात्रा में तित्वा एक शब्द है, अर्थात मिट्टी का घड़ा उठाकर चलता है, वही मृतक का उत्तराधिकारी माना जाता है और संपत्ति प्राप्त करता है। इसी लालच में ज्योतिबा के भतीजे ने रक्त संबंध होने के नाते घड़ा उठाने का दावा किया। झगड़ा बढ़ता देख
सावित्री ने टिटवा यानी कि कच्चा घड़ा उठाया और आगे आगे चल दी और अपने पति का अंतिम संस्कार कराया, जबकि औरतों को शमशान भूमि में जाना भी वर्जित था। मैं गले ये जुड़ रहा हूं कि आज भी वर्जित है, आज भी महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती, आज भी महिलाएं उसको मुखाग्नि नहीं देती, आज भी पुरुष ही देते हैं, उनका लड़का पति या कोई और दूसरा देता है, महिलाएं आज भी नहीं जाती। अब सोचिए 200 साल पहले में और आज भी सवाल खड़े हैं। शहीद सावित्री बाई 1896 में महाराष्ट्र में भयंकर शहीद सावित्री बाई उसका आगे 1896 में महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था और 1897 में प्लेग फैल गया, जिससे लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, परंतु सत्य शोधक समाज के लोग पीड़ितों के इलाज के लिए डटे रहे। सावित्री बाई ने अपने बेटे यशवंत, जो कि सेना में नौकरी कर रहा था और डॉक्टर था, को बुला लिया। प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए यशवंत ने अस्पताल खोल लिया। छूत की बीमारी होने के कारण लोग डरे हुए थे, वह अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी को भी छोड़ने से डरते थे कि कहीं प्लेग की चपेट में ना जाए। सावित्री बाई को जब पता लगा कि पंडुरंग बाबा गायकवाड़ का लड़का प्लेग की चपेट में आ गया है, तो वे जाकर उसे अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल में ले आई। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह भी प्लेग की चपेट में आ सकती है, लेकिन उस ममतामयी मां, मानव सेवा की मूर्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मानव सेवा के काम को अंजाम दिया और वह भी प्लेग से संक्रमित हो गई। 10 मार्च 1897 को वह शहीद हो गई, लेकिन उनके पुत्र यशवंत ने सेवा का काम जारी रखा। आखिर वह भी प्लेग की चपेट में आ गए और चल बसे। ऐसा था फुले परिवार।